सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं मनोज कुमार कुलदीप, व्याख्याता हिंदी साहित्य, महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय, आप सबका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम सब कोविड-19 या कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहे हैं। इसके लिए हमें सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी जा रही है उसका पालन करें और स्वयं पर विश्वास रखें और हमें स्वस्थ रहने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। ईश्वर हमें शक्ति दे। इसी उम्मीद के साथ हम आज हिंदी की सामान्य जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। हम सब लोग हिंदी बोलते हैं, ये हमारी मातृभाषा है और हमारी राजभाषा भी है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343 में किया गया है और हमारे राजकीय कार्य जितने भी किए जाते हैं वो हिंदी भाषा में किए जाते हैं। अगर हम हिंदी साहित्य से जुड़ रहे हैं तो हमें हिंदी का ज्ञान होना आवश्यक है कि हिंदी क्या है और हिंदी की उपयोगिता क्या है। सबसे पहले हम हिंदी की सामान्य जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे कि इसका नामकरण कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ और उस वक्त सिंधुवासियों के नज़दीक फारसी व ईरानी संस्कृति के लोग आए और वो सिंधुवासियों की भाषा को हिंदी बोलते थे और इसी प्रकार से हिंदी का नामकरण हिंदी हुआ। और आगे चल के इसका विकास क्रम कैसे हुआ हम समझेंगे। प्राचीन भारत में विशेषतः दो प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी, आर्य भाषा और द्रविड़ भाषा। उत्तर भारत में आर्य भाषा बोली जाती थी और दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा। आर्य भाषा आर्यों की भाषा थी। जैसा कि हमें पता है कि भारत में आर्यों का राज्य था और उनके द्वारा जो भाषा बोली जाती थी वो आर्य भाषा कहलाई। आर्य भाषा को प्रमुख रूप से हम 3 कालों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है प्राचीन आर्य भाषा काल, जिसकी समय सीमा है 500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। और इसके 2 भाग किए गए, जिसमें संस्कृत का विकास हुआ, जिसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का विकास हुआ। वैदिक संस्कृत में वेदों का, उपनिषदों का और ब्राह्मण ग्रंथों का विकास हुआ और लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत और पुराणों का निर्माण किया गया। उसके बाद अगले क्रम में हम चलेंगे मध्य आर्य भाषा काल। मध्य आर्य भाषा काल को की समय सीमा है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, 1000 ईस्वी तक। मध्य आर्य भाषा काल को 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि हम देख सकते हैं। पाली भाषा का जो विकास क्रम है वो है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। दूसरा है प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। वह अपभ्रंश भाषा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। मित्रों, मध्य आर्य भाषा काल हिंदी के लिए एक विशेष महत्व रखता है और इसी में हमें हिंदी का विकास करने में बहुत सहायता प्राप्त मिलती है। मित्रों, जैसा मैंने बताया कि मध्य आर्य भाषा काल को 3 भागों में बांटा गया है। पाली भाषा, मित्रों, पाली भाषा जो है वो बौद्ध ग्रंथों में मिलती है और महात्मा बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उन्होंने
पाली भाषा में ही अपने उपदेश प्रवचन आदि दिए हैं। दूसरा है प्राकृत भाषा, जो जैनियों की भाषा मानी जाती है। इसकी समय सीमा है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। जैनियों ने अपनी जन्म भाषा बनाई प्राकृत भाषा। इसके बाद में आती है अपभ्रंश भाषा, जिसको उस वक्त के पढ़े लिखे व्यक्तियों ने निम्न भाषा या गिरी हुई भाषा कहा। और आगे चल के हम देखेंगे, आधुनिक आर्य भाषा काल में पढ़ेंगे कि जो अपभ्रंश भाषा है वो ही आगे चल के 7 भागों में विकसित हुई, जिनमें एक है शोरसेनी अपभ्रंश। उसी से ही हमारे हिंदी का विकास हुआ वो। और आर्य भाषा का तीसरा जो भाग है वो है आधुनिक आर्य भाषा काल। इसकी समय सीमा है 1000 ईस्वी से अब तक। मित्रों, इसमें हम थोड़ा सा अपभ्रंश के बारे में चर्चा करेंगे कि अपभ्रंश के 7 रूप विकसित हुए, जिनमें प्रमुखतः शोरसेनी अपभ्रंश है, जिससे पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ और पश्चिमी हिंदी से ही आगे चल के खड़ी बोली और अन्य भाषाओं का विकास हुआ। और आधुनिक हिंदी का विकास जो आज हम अखबारों में, टीवी में और न्यूज़ एंकर द्वारा जो भाषा प्रयोग की जाती है वो हिंदी प्राचीन काल में ऐसी थी और आज हमें इस रूप में देखने को, सुनने को मिलती है। मित्रों, मैंने आपको आर्य भाषा या हिंदी भाषा का विकास क्रम बताया। हम बात करेंगे आधुनिक काल में कैसे हिंदी का विकास हुआ, और हिंदी का विकास क्रम समझने के लिए हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले जो आर्य भाषा थी उसमें प्रमुख रूप से वैदिक संस्कृत का विकास हुआ। उसके बाद में लौकिक संस्कृत, फिर पाली जो महात्मा बुद्ध की उपदेश भाषा थी। उसके बाद में प्राकृत भाषा, और प्राकृत से ही अपभ्रंश का विकास हुआ। अपभ्रंश में 7 क्षेत्रीय विकास हुए, जिनमें प्रमुख शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ और पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, और आज वर्तमान में जो मानक हिंदी हम देखते हैं वो हिंदी का रूप हमें सुनने को मिलता है। और इसके लिए हम इसके विकास क्रम को देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। मित्रों, हिंदी की जानकारी के लिए हम विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ सकते हैं और विभिन्न प्रकार के साहित्यिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं हिंदी की सामान्य जानकारी के लिए, कि इसमें कितनी ध्वनियाँ होती है, कितने वर्ण होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, इसकी जानकारी हम अभी करेंगे, देखते हैं। मित्रों, विशेषतः हम बात करें हिंदी वर्णमाला की, हिंदी वर्णमाला, तो हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। हम शुरुआत से पढ़ते आते हैं कि ये स्वर है, ये व्यंजन है, हम बोलने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन प्रमुखतः हमें कभी कभी कठिनाइयों का महसूस होता है कि
स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मित्रों देखिए, स्वर होते हैं 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे आगे। पहले स्वरों के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि स्वरों की संख्या 11 है और उसमें क्या क्या आता है। देखिए, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये हमारे स्वर है। इसके बाद में हम व्यंजन की चर्चा करेंगे। व्यंजन की चर्चा करने से पहले व्यंजनों को विभिन्न भागों में बांटा गया है और हम जो भाग है उनको क्रमशः देखेंगे। व्यंजनों को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, जिनमें क से लेके प वर्ग तक अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4, जिनमें य, र, ल, व। और इसके बाद में ऊष्म व्यंजन होते हैं श, स और है। मित्रों, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको। पहली बार आप देखेंगे कि ये ऊष्म व्यंजन है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। सबसे पहले देखेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों के बारे में हम देखेंगे कि इन व्यंजनों को जब भी हम उच्चारित करते हैं तो हमारे जो उच्चारण अवयव है वो कहीं ना कहीं आपस में टकराते हैं, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा गया है। और दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, जो इनको हम कह सकते हैं जब हम उच्चारण करते हैं तो जो प्राणवायु है, श्वास है, तो वो यहाँ हमारे पेट से होके निकलती है, अंदर से निकलती है, इसलिए इन व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहा गया है। और तीसरे नंबर पर आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन उन्हें कहते हैं जब हम इनका उच्चारण करते वक्त हमारी प्राणवायु या श्वास में थोड़ी ऊष्म आ जाए, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। विद्यार्थियों, आपके सामने 3 प्रकार के श हैं। इनके भी विभिन्न नाम हैं, अलग अलग नाम हैं जो विद्वानों ने आगे वर्गीकरण किए हैं, कंठ, तालु, तालव्य। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो पहला वाला श है इसको हम बोलते हैं तालव्य श। जब इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा तालु को स्पर्श करती है। इसके बाद में है श, ये है मूर्धन्य श। जब इसका उच्चारण करेंगे तो जिह्वा हमारे मूर्धन्य अर्थात हमारे मसूड़ों को स्पर्श करेगी। तीसरा है दंत्य श, जब इसका उच्चारण करेंगे तो जिह्वा
हमारे दांतों को स्पर्श करेगी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन पाए गए हैं। इसके अलावा भी और व्यंजनों का उल्लेख किया जाता है, जैसे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 3। इसमें क्ष, त्र और ज्ञ। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 3 होती है, जिनमें क्ष, त्र, ज्ञ। इनको भी हम वर्णमाला में ही गणना की जाती है। और इसके अलावा 2 उत्क्षिप्त वर्ण बोलते हैं। उत्क्षिप्त वर्ण, उत्क्षिप्त वर्ण, इनमें संख्या आती है ड़ और ढ। इनको बोलते हैं हम उत्क्षिप्त वर्ण। इनकी गणना अलग से की जाती है। और इसी के अलावा स्वरों के साथ जो प्रयुक्त होते हैं उनको बोलते हैं अयोगवार। अयोगवार 2 होते हैं, अयोगवार, इनकी संख्या है 2। और इनमें एक तो होता है अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। विद्यार्थियों, अगर हम चर्चा करें तो हिंदी में कुल ध्वनियों की संख्या 52 होती है। उनमें इन सभी की गणना की जाती है। और इनमें कुछ विद्यार्थियों को थोड़ा संशय होगा कि अनुस्वार और विसर्ग तो हम स्वरों के साथ लिखते हैं, लेकिन ये स्वरों में इनकी गिनती नहीं होती, स्वरों के साथ प्रयुक्त होते हैं, इनको स्वर नहीं माना गया है। और विद्यार्थियों, आपके थोड़ा संशय होगा कि सर ने जो एक शब्द होता है श, वो नहीं लिखा। तो मैं आपको बता दूं कि जब हिंदी का मानकीकरण किया जा रहा था और विभिन्न विद्वानों के द्वारा विभिन्न प्रकार के सुझाव दिए जा रहे थे, तो उसी वक्त मानकीकरण में ही एक नई ध्वनि को शामिल किया गया, जिसका नाम है नवीन मिश्रित ध्वनि। नवीन मिश्रित ध्वनि या वर्ण, कुछ भी कह सकते हैं आप। इसको बोलते हैं नवीन मिश्रित ध्वनि, जो बाद में इन संयुक्त व्यंजनों में ही इनको स्थान दिया गया। विद्यार्थियों, अब आप गणना करके देख सकते हैं कि हमारे हिंदी में कुल ध्वनियों की संख्या कितनी है। कुल ध्वनियां या वर्ण कितने हैं, 52। और मैं अगर बात करूं स्वरों की संख्या पूछी जाए तो हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11। और अगर व्यंजन पूछे जाए तो व्यंजन कितने होते हैं, 33। और संयुक्त व्यंजन और मिश्रित ध्वनि ये बाद में प्रयुक्त किए गए हैं। जो मूल रूप से जो ध्वनियों की संख्या पूछी जाए तो 52 और व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो 33।
आगे हम चर्चा करेंगे हिंदी की अन्य जानकारी के बारे में। हिंदी का जब मानकीकरण किया गया तो विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग सुझाव दिए, जिनमें जो प्रमुख सुझाव है मैं आपको बताना चाहूँगा। एक हिंदी भाषा सुधार समिति जब बनी तो उनमें अनेक विद्वानों ने भाग लिया, जिनमें उत्तर प्रदेश के लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव ने ये सुझाव दिया कि हिंदी में पंचमाक्षरों को स्थान दिया जाए, संयुक्त व्यंजनों को स्थान दिया जाए, अर्थात क्ष त्र ज्ञ श्र। और एक विद्वान थे जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्होंने हिंदी में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था जो हमें शायद पता भी ना हो। उन्होंने ये सुझाव दिया कि जो लघु स्वर या लघु ई इसकी मात्रा व्यंजन से पूर्व लगाई जाए, ये उन्होंने सुझाव दिया था। और एक विद्वान थे काका कालेलकर, उन्होंने हिंदी में 12 खड़ी का सुझाव दिया था, जो हम 12 खड़ी देखते हैं आज वर्तमान में, पढ़ते हैं, लिखते हैं और बच्चे बड़े चाव से बोलते हैं। वो सुझाव हिंदी में काका कालेलकर साहब ने दिया। उसके बाद में आते हैं जो पंचमाक्षर है उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, ये सुझाव बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी लिपि सुधार समिति में दिया। और कुछ सुधारों को देखते हुए उन्होंने उन सुझावों को लिपि सुधार समिति ने अपनाया और आज वर्तमान में हम जो हिंदी का प्रारूप देखते हैं वो उन्होंने हमें प्रदान किया।